Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वीकेंड आ चुका है और ब्रेकफास्ट राइड के लिए हम निकल चुके हैं। हमारे राइड में एक हार्ले है, एक अफ्रीका ट्विन है और एक होंडा CB 300 RS। तो वो है बात। ये बाबू निकले हार्ले 1200 cc एंड दिस इज़ अफ्रीका ट्विन। सच ए ब्यूटीफुल बाइक यार, सच ए ब्यूटीफुल बाइक। अपनी रूपाली पे, हाँ, तो गाड़ी का नाम मैंने सोचा है कि रूपाली दूँ। आई वॉन्ट टू नेम इट आफ्टर माई मदर बिकॉज़ थोड़ा कुछ इमोशनल कनेक्शन है। तो एटलीस्ट मुझे लगेगा कि मेरी माँ मेरे साथ आती है हर राइड के लिए। चलो वो सब इमोशनल एंगल बंद करते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकले हैं मुरुगन इडली। सुना तो होगा आप लोग, बैंगलोर से जो भी हैं। मुरुगन इडली शॉप काफ़ी फेमस है एंड वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर वापस आएंगे। करीबन कुछ 60 किलोमीटर्स अप एंड डाउन का राइड है। तो वो है आज का प्लान। तो आज का वीडियो एक बहुत ज़्यादा मांगा गया है इस टॉपिक को कि वाई आई बॉट NX 500। मैंने होंडा की NX 500 क्यों लिया एंड मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। 8 लाख खर्च करके 500 cc का गाड़ी लेने से अच्छा मैं 2 KTM 390 एडवेंचर ले सकता था। मैं हिमालयन 450 ले सकता था दो। एंड वाई नॉट ऐड सम मोर एंड गेट कवासाकी वर्सेस 650। तो मेरा डिसीजन किस फैक्टर्स पे बना था एंड क्यों मैंने फाइनली होंडा की NX 500 बुक की विथ ऑल दिस ऑप्शंस, वो रीज़न्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली बात तो, जब कभी भी आप गाड़ी ख़रीदने की सोच रहे हैं, कभी भी YouTube वीडियोस देख के उनके रिव्यूज़ के भरोसे पे आप गाड़ी मत खरीदिएगा। क्योंकि आजकल जो यूट्यूबर्स हैं वो या तो बहुत सारे पेड रहते हैं या तो बायस्ड रहते हैं। बायस्ड इन द सेंस उन्होंने वो गाड़ी ख़रीदी हुई है तो उन्हें अच्छा ही बोलना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी खुद की गाड़ी की बुराई करना उनको पसंद नहीं है। दूसरा, उन्हें कंपनीज़ के गुड बुक्स में रहना होता है, तो सब कुछ गुड़ी बताएंगे कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल सारे अगर बोलना शुरू कर दिए कि इसमें ख़राब है, वो ख़राब है, तब सब भेड़ चाल में उसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। सब बोलना शुरू कर देंगे, हाँ ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है।
अल्ट्रा वायलेट जा रहा है, टेस्टिंग चल रहा है शायद गाड़ी का। ओके, सो पहली बात तो वो। दूसरी बात, व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी, इट्स ऑलवेज गुड टू गो टेक ए टेस्ट ड्राइव एंड सी इफ़ द व्हीकल कनेक्ट्स विथ यू। अगर व्हीकल कनेक्ट हो रहा है आपसे, तब आप दिल खोल के ले सकते हैं, क्योंकि हर राइडर का एक अपना रिक्वायरमेंट होता है, अपना चॉइस होता है, अपना स्टाइल होता है चलाने का। तो वो बाइक चाहे 10 लोगों को फिट हो, आपको शायद फिट ना हो, तो उसलिए टेस्ट ड्राइव तो मस्ट है। तो दैट इज़ वन फैक्टर। नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम डोमिनार बैकग्राउंड, तो मोस्ट ऑफ द कंपैरिजंस मेरा डोमिनार के साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं डोमिनार को एक्सटेंसिवली टूरिंग के लिए यूज़ कर चुका हूँ। एंड मेरी डोमिनार के बाद यही पहली बाइक है, तो मेरी कंपैरिजन डायरेक्टली इसके साथ ही होगी। वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज अब तक ये गाड़ी को लॉन्च होके करीबन 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है। एंड आप ये देख सकते हैं कि YouTube पे इसके रिलेटेड वीडियोस या रिव्यूज़ हार्डली गिने चुने ही हैं। सो जब मैं भी गाड़ी ख़रीदने की सोच रहा था, मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, अनलेस इट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, जो आउटसाइड कंट्री में ये काफ़ी ओल्ड मशीन है आउटसाइड कंट्रीज़ में। एंड बेस्ड ऑन देयर अनबायस्ड रिव्यूज़ मुझे कुछ बेनिफिशियल फीडबैक्स वहाँ से मिले। इंडियन रिव्यूअर्स वेर वेटिंग कि कब उन्हें मीडिया बाइक मिलेगा एंड कब वो उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव करेंगे। अगर वो ऐसे ही पैशनेट होंगे, अगर रिव्यूअर्स, बाइक रिव्यूअर्स ऐसे ही पैशनेट हैं, तो वो क्यों ना खुद से टेस्ट ड्राइव लेके अपना रिव्यू पोस्ट करे? नहीं, वो नहीं करेंगे। दूसरा, उनके भी तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो गाड़ी ले रहे हैं, उनसे भी मांग के करा सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पेड रिव्यूज़ चाहिए, उन्हें कंपनी का रेफरेंस चाहिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। तो वो है बात। इसीलिए आप YouTube में देख सकते हैं बड़े बड़े मीडिया एजेंसी, देखिए कितना अच्छा इसका लो एंड टॉर्क है। 5th गियर में 8 पे उठा रहा है गाड़ी, 8 km/h। दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस बाइक। देखिए 4th गियर 6 km/h, इतना अच्छा लो एंड टॉर्क है। यही अगर हिमालयन होता तो अब तक ढक 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 समझ गए होंगे। ओके, तो वो है बात। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब गाड़ी तो मैंने ले ही ली है, तो चलो किसी का भला हो जाए। सो आई विल बी गिविंग यू द ऑनेस्ट ओपिनियन। अभी जैसे कि आप वीडियो देख सकते हैं 268 किलोमीटर चल चुकी है, तो एटलीस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ फीडबैक आई वुड हैव गॉट, तो मैं वो आपको दे सकता हूँ। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है कि आपका ओपिनियन इसके साथ मैच ना करता हो, बट स्टिल देन आई विल शेयर। ओके, बहुत हवा हो रहा है, सो आई डोंट नो सुनाई दे रहा होगा या ना। मैं थोड़ा स्पीड भी कम करता हूँ। हाँ, ओके, सो वाई नॉट हिमालयन 450। देखिए ये जो गाड़ी है होंडा NX 500, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्राइस रेंज में और कैटेगरी में आके बैठ रहा है। वो इसलिए इसका ऑन रोड प्राइसिंग है करीबन 7.53, 8 lakhs पकड़ लो। तो इसका मेजरली कंपैरिजन 2 प्राइस ब्रैकेट के साथ होता है। एक तो 10 लाख की कावासाकी वर्सेस 650, और अगर नीचे लोअर बैंड में आ जाए तो हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर एंड सम केसेस डोमिनार 400। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बजट है ये सारे प्राइस ब्रैकेट को अफोर्ड करने का,
देन कम्स द रियल कन्फ्यूज़न कि क्या पिक करना है। ओके, अगर बजट नहीं है तो आप तो क्लियर हो कि आपको हिमालयन 450 बजट में है तो वो लेना है, ड्यूक लेना है तो वो लेना है, और अगर बजट है तो 8 का तो ये ले वो, और अगर नहीं और भी ज़्यादा है तो वो लो कावासाकी वर्सेस 650। ठीक है, तो ऑल इट कम्स टू द बजट। अब नैरो डाउन करते हैं फीचर्स को लेके। सो लेट्स ब्रिंग द इजी कंपटीशन कावासाकी वर्सेस 650। कावासाकी वर्सेस 650 आता है 10 लाख का पैकेट में। ओके, गाड़ी पे एक्सेसरीज लगाएंगे आप 1-1.5 लाख का, तो हो गया 11 लाख से 12 लाख का बजट वहीं पे। ठीक है, अब गाड़ी 209 kg का है विथ सीट हाइट 845 mm का। ओके, सो ये जो 209 kg 210 kg समथिंग है, ये जो 210 kg है उसके ऊपर आप 20-30 kg का लगेज बिठाएंगे, राइट, तो वो हो गया 240-50। उतना लगेज उतना वेट पकड़ के आप सिर्फ हाईवे पे ही चला सकते हैं उस गाड़ी को। ठीक है, अब वो जो गाड़ी है, वो जो गाड़ी है उसे आप सिर्फ, इट्स ए हाईवे टूरिंग मशीन एंड ए वंडरफुल मशीन। उसका जो सीट कंफर्ट है एकदम सोफ़ा कुशनी। आप 1000, 2000, 3000 किलोमीटर भी कर लो, आपका बम दुखने वाला नहीं है, बैक पेन नहीं आने वाला है। इट्स ए हाईवे टूरिंग मशीन, तो उसका वो स्ट्रेंथ है। बट द मोमेंट यू टेक इट टू घाट सेक्शन, यू एनकाउंटर लो स्पीड टर्निंग्स, ट्रैफिक में यू टर्न लेना है, घाट सेक्शन में स्लो स्पीड में उठाना है, सिटी राइड करना है, वो 210 kg का वेट आपको ज़बरदस्त फील होगा, और कई बार तो क्रैश भी होगा। अब क्रैश अगर होता है तो कावासाकी का रिफ्लेक्टर ही 15,000 का आता है, तो बाकी का पार्ट्स तो आप समझ लो 1.5 लाख का फेयरिंग है। तो स्पेयर पार्ट्स सर्विसिंग इज़ टू मच कॉस्टली। 5000 उसका सर्विसिंग एवरी 6 मंथ्स में 6000 किलोमीटर्स पे करना है, तो दैट ब्रिंग्स यू टू ऑन एन एवरेज ऑफ 8000 to 10,000 रुपीज़ एवरी 6 मंथ्स। ये तो बेयर मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ रबर चेंज, सील चेंज, फिल्टर चेंज, कुछ पार्ट चेंज वो सब आता है, तब तो भैया लग गई 11, 12, 15, स्काई इज़ द लिमिट। तो अब राइडर तो बैठ गया अच्छे से, उसे बेटा ठंड लग रही होगी स्टाइल के चक्कर में, हायाबुसा जा रही है। ओके, सो लेट्स नॉट डेविएट। सो इट्स ए कावासाकी ले रहे हो तो गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अब मैं मिडिल क्लास का हूँ, मुझे भाई पीस ऑफ माइंड चाहिए। ऐसा नहीं कि गाड़ी ले ली एंड फिर सर पीटता रहा कि भाई ये तो हाथी है, खाना भी हाथी जैसा मांग रही है, खर्चा भी वैसा ही हो रहा है। सो वो है बात। अब तो बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स, मैं कम से कम कावासाकी वर्सेस 650 वाज माय ड्रीम बाइक, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स आई वाज समवेयर रिस्ट्रेंड, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट जो था, मैं हाईवे टूरिंग बहुत करता हूँ, मुझे सस्पेंशन अच्छा चाहिए, मुझे कंफर्ट अच्छा चाहिए, मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, मुझे सर्विस मेंटेनेंस चीप एंड अफोर्डेबल चाहिए, और एक मशीन लेने के बाद मुझे टेंशन नहीं लेना है कि भाई इसका मैं क्या करूं, इसको मैं कहाँ लेके जाऊं, वो सब मुझे थॉट प्रोसेस लगाना नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वर्सेस 650 अगर मैं लेता तो मुझे फिर आई वांटेड टू डू इट ऑल मशीन, तो वर्सेस 650 अगर मैं लेता तो मैं उसे ऑफिस नहीं लेके जा सकता, क्योंकि बैंगलोर का ट्रैफिक में सिटी राइड में ये कौन सा गाड़ी एक टेस्टिंग हो रहा है, स्कूटर है। ओके, सो उसे मैं सिटी राइड में लेके जा नहीं सकता, सिटी ट्रैफिक में लेके जा नहीं सकता, ओनली उसे मैं हाईवे टूरिंग पे ही लेके जा सकता हूँ, ग्रॉसरी
डे टू डे डेली शॉपिंग ये सब मैं कहीं नहीं लेके जा सकता बिकॉज ऑफ द वेट इश्यूज़। ठीक है। दूसरी बात, अटेंशन ग्रैबिंग डिज़ाइन है, लुक्स उसकी बहुत अच्छी है, कहीं पे भी रखो लोग आके बैठते हैं, फ़ोटो वोटो खींचते हैं, यहाँ वहाँ उंगली मारते हैं, तो टू मच अटेंशन ग्रैबिंग वो चीज़ है। ओके, सो एक तो सर्विसिंग, तो समराइज वर्सेस 650 किस लिए नहीं ली। सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, पार्ट्स कॉस्ट इज़ टू हाई। इट इज़ ओनली हाईवे टूरिंग मशीन, इसको आप कहीं लेके नहीं जा सकते ओनली हाईवे को छोड़ के। बाकी बजट आपका बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 11-12 लाख तक चला जा रहा है। ठीक है, तो वो है बात। ये 3 मेजर फैक्टर्स थे कावासाकी वर्सेस 650 नहीं चूज़ करने का। नाउ कमिंग टू द हिमालयन 450। Himalayan 450 is the hot cake right now. Around 4 lakhs का बजट में, that is the बहुत ही हाइप पे है। अब 4 lakhs इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो हार्ले ब्लैक अगर ऑन रोड ले रहे हो बेंगलोर में तो 370-380 का कुछ आ रहा है। और फ्यूचर में अगर आप उसका ट्यूबलेस टायर लेते हो तो वो 30-40 हज़ार का आएगा। ओके, तो वो 30-40 हज़ार ऐड कर दो तो हो गया 4 लाख क्रॉस, राइट। तो वो है बात। अभी हिमालयन 450 क्यों नहीं ली? मैं बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट था हिमालयन 450 के लिए, बट अभी होंडा लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गुड डिसीजन लिया हिमालयन नहीं लेके। वो इसलिए, देखो एक तो 4 लाख स्पेंड आप करोगे, उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिल रहा है, और अगर आप वेट कर रहे हो ट्यूबलेस टायर का तो वो 3rd क्वार्टर में ही अवेलेबल होगा, जुलाई के बाद। ओके, तो तब तक मैं वेट नहीं कर सकता था। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूबर्स पे बिलीव मत कीजिएगा, हाई फाई यूट्यूबर्स पे, मुझ पे भी बिलीव मत कीजिएगा। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो फंडा है। सो अगर यूट्यूबर्स की बात माने होते और जिन्होंने भी फर्स्ट बैच की गाड़ी ली है हिमालयन की, सब ने इनिशियल वेरी गुड मस्त बाइक है, आरी ने कैसा निकाल दिया, क्या है, इतना अच्छा इंजन, इतना अच्छा परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा। डाउन द लाइन 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद आप YouTube में सर्च कीजिए कितने इश्यूज़ हैं, भर के इश्यूज़ हैं। आरी का नो डाउट उसने बहुत ही अच्छा बाइक निकाला है, इंजन भी आउटस्टैंडिंग है, बहुत ही मतलब आरी के कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा बाइक उसने निकाल के दिया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, विथ ऑल द बेल्स एंड विसल्स, डिजिटल डिस्प्लेस एंड ऑल। बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, आरी इज़ नॉट रिलायबल। वो कहते हैं कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड एक बार लिया तो आपको मैकेनिक को आपका बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ता है, क्योंकि आधे समय तो आपका गाड़ी या तो गैरेज में रहेगा या तो सर्विस सेंटर पे रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे इश्यूज पॉप इन कर रहे थे, जैसे कि उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच, डिजिटल डिस्प्ले में बहुत सारा हैंग इश्यूज था, एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज था। गाड़ी चल रही होगी, डिस्प्ले बंद हो जाता है, गाड़ी ऑन करने से डिस्प्ले पागल हो जाता है। सॉफ्टवेयर इश्यूज डिस्प्ले में। दूसरा, उसका अगर आप स्क्रीन देखते हैं, अगर आप व्लॉगिंग कर रहे थे तो वो तो आपको मालूम ही होगा कि स्क्रीन फ्लिकर करता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो माइन्यूट सा चीज़ें हैं। इतनी अच्छी गाड़ी निकाल रहे हो, गूगल के साथ सिंकअप कर रहे हो, एंड सॉफ्टवेयर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। नहीं, उन्हें तो बस डिलीवर करना था एज़ सुन एज़ पॉसिबल। ठीक है, चलो, वो एक चीज़। दूसरा, उसका पेट्रोल, अगर आप
उसका पेट्रोल अगर आप टू द ब्रिम आपने फिल कर दिया तो वो नीचे से लीक करता है, और ऐसा ख़तरनाक तरीके से लीक करता है कि गर्म इंजन के ऊपर गिरता है पेट्रोल। तो गर्म इंजन के ऊपर जब गिरता है तो वो आग लगने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उस पर। सो वो और एक इशू। थर्ड, उसका साइड स्टैंड का जो एंगल है, लीनिंग एंगल टू मच। अगर उस पर आपने लगेज वगैज डाल दिया टूरिंग के वक्त, तब तो भाई उसको उठाना नामुमकिन। द सेम इज़ द केस विद वर्सेस 650 एज वेल। एक बार अगर गाड़ी गिरी उसे आप उठा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। ठीक है। फोर्थ इशू, इंजन में से टिक टिक साउंड आ रहा है, इंजन नॉकिंग साउंड आ रहा है। ठीक है, अभी गाड़ी इतना ब्रांड न्यू गाड़ी है, उसमें ही इंजन नॉकिंग का साउंड आने लगा, तो यू कैन थिंक कि डाउन द लाइन 1 साल 2 साल का राइडिंग के बाद उसका इंजन का क्या हाल होने वाला है। पूरा फॉग होके है एकदम मस्त। मैं गाड़ी चलाऊँ, एंजॉय करूँ या आपके लिए वीडियो बनाऊँ? हाँ, और सबसे प्राइमरी चीज़ उसका ये है, नेक्स्ट इशू, लो एंड टॉर्क उसका बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपने इस गाड़ी में देखा, 6th गियर पे भी 4 या 5 किलोमीटर, 5th गियर पे भी 4 या 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में गाड़ी उठा रही है। तो सिटी ट्रैफिक में अगर लो एंड टॉर्क नहीं रहेगा, आपको 3500 के ऊपर ही रखना है, 3000 के आसपास ही रखना है, तो फिर तो गाड़ी बंद ही पड़ जाती है हर बार। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिसके चलते मैंने हिमालयन 450 लिया नहीं। एकदम अंधेरा। तो अब आते हैं KTM 390 एडवेंचर पे। KTM 390 एडवेंचर, बहुत हवा आ रहा है, बहुत हवा आ रहा है। अब आते हैं KTM 390 एडवेंचर पे। KTM 390 एडवेंचर इज़ ए वर्दी कॉम्पिटिटर। 3 लाख का बजट में, नॉट 3 लाख, वो भी 4.5 लाख के आसपास आता है उसका भी, टॉप एंड की अगर बात करूं। बहुत कुछ बेल्स एंड विसल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट देन अगेन इट हैज़ गॉट ए वेरी वाइबी इंजन, वाइब्रेशन बहुत करता है। एंड या पीक परफॉर्मेंस एकदम मस्त रॉकेट की तरह जाएगा। स्पीड अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, रिलायबल सॉफ्टवेयर, क्वालिटी इज़ फार बेटर देन हिमालयन, लाइट वेटेड, यू कैन यूज़ इट फॉर सिटी ट्रैफिक, यू कैन यूज़ इट फॉर हाईवे। सो प्रोपोजिशन उसका बहुत ही अच्छा है, बन के निकलता है। बट वाई आई डिड टू, ये देखो हिमालयन की बात करी थी, हिमालयन गया, तो वो इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि KTM 390 एडवेंचर अभी पुराना हो रहा है एंड नया वर्जन 2025 का वो आ रहा है 2025 में, या तो 2024 का लास्ट क्वार्टर में लॉन्च होगा, दिसंबर के तरफ, नवंबर दिसंबर की तरफ, एंड बाय द टाइम इट लॉन्चेस 2025 हो जाएगा। तो यस, दैट विल बी ए वेरी गुड किलर मशीन, क्योंकि वो हिमालयन को कम्पीट करेगा। अरे ऐसे ही उसका इंजन अच्छा है, क्वालिटी अपडेट्स के साथ वो लॉन्च करेगा, तो हिमालयन तो गयो। ओके। दूसरी बात, आई कुड नॉट वेट टिल दैट टाइम टू वेट फॉर द लॉन्च ऑफ 2025 एडवेंचर। अब जो करंट स्टॉक है उसमें सीट हाइट का प्रॉब्लम है। लो एडवेंचर सीट अगर लेते हो, जो V वर्जन है, एडवेंचर V, उसमें मैं 5.7 का हूँ, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा टिप टो करता हूँ, बट वो मैनेजेबल था। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम आता ये है कि उसका रियर जो सस्पेंशन है उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। वो जो कंपेयर टू द स्टैंडर्ड वर्जन, उसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते रियर सस्पेंशन को। तो वो लिमिटेशन है लो सीट वाला वर्जन के लिए, V वाला।
आप अगर स्टैंडर्ड लेते हो तो उसमें तो भाई झूला झूलोगे अगर 5.7 वाला मेरा जो हाइट है। सो आई डेंट वांट टू फेस दैट सिनेरियो, क्योंकि जब वही घाट सेक्शन आता है, लो स्पीड टर्निंग्स रहता है, हाइट मैटर्स। जितना भी लोग बोलेंगे टेक्निक ट्रिक वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्टिल देन हाइट मैटर्स। अगर आपका जितना भी अगर आपका फ्लैट फुट होता है पैर, इट एड्स अप टू द कॉन्फिडेंस। अब मुझे बाइक चाहिए था डू इट ऑल वाला, तो मुझे हर कंडीशन को परफेक्ट चाहिए था, चाहे वो हाईवे हो, घाट हो, लो स्पीड हो, ट्रैफिक हो, सिटी हो, वॉट एवर इट इज़, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था। सो हाइट वाज द चैलेंज। सेकंड, वाइब्रेशंस मुझे नहीं चाहिए था। गाड़ी में वाइब्रेशन है KTM का, भर भर के है। और थर्ड, उसका सीट भाई पत्थर है। हाँ, नो डाउट टूरिंग स्पेसिफिक है, लेकिन स्टिल देन कंपेयर टू द कंपटीशन पत्थर है वो। तो अगर आपको ज़बरदस्ती टूरिंग करना है तो कर सकते हैं, इतना भी ख़राब नहीं है। लेकिन भाई मेरे पिछवाड़े को थोड़ा मुलायम, नरम, कुशनी वाला सीट चाहिए। तो दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स वाई आई स्किप्ड। अब आती है बात कि भाई मैंने NX 500 क्यों ली। होंडा की NX 500 मैंने इसलिए ली, एक तो मेरा बजट नहीं था 12 लाख का, ओके। तो मैं वर्सेस 650 लेना नहीं चाहता था बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी मैंशनड रीजंस, और 12 लाख मैं उतना एक बाइक पे खर्चा करना नहीं चाहता था। तो 7.53 फिर मैंने देखा कि भाई होंडा ने विद ये बेसिकली CB 500X का रिवाइज्ड वर्जन है। इवन इसका डॉक्यूमेंट्स मैनुअल सब में CB 500X ही लिखा हुआ है। RTO का डॉक्यूमेंट्स में भी CB 500X ही लिखा हुआ है, NX 500 कहीं पे भी मेंशन नहीं है। सो रिवाइज्ड वर्जन है। उसमें रिवीजन आपको क्या मिलता है? आपको डुअल कैलिपर निसिन का डबल डिस्क्स मिलते हैं, आपको इम्प्रूव्ड सस्पेंशन मिलता है, आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। हाँ, हिमालयन में ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है, ओके। एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है स्विचेबल। उसके बाद इसका इंजन ट्यूनिंग भी चेंज किया गया है टू रिड्यूस। ऐसा ही पैरेलल ट्विन इंजन है, उसमें और भी रिडक्शन किया गया है वाइब्स और स्मूथनेस और माइलेज को लेके। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। डिज़ाइन रैली स्टाइल, रैली थीम में डिज़ाइन बनाया गया है, ओके। और है बाकी के सारा डिटेल्ड एडवांसमेंट एंड डिटेल्ड चीज़ तो मैं रिव्यूज़ में दूंगा। तो ये कहने का मतलब है बहुत सारे एडवांसमेंट के साथ इस बार होंडा ने लॉन्च किया, और लॉन्च किया भी तो है वो 5.93x शोरूम, विच इज़ इफ़ यू रिमेंबर जब CB 500X का प्राइस रिडक्शन हुआ था 1.5 लाख का, तब उसको रखा गया था 5.90 में। और उसके कंपैरिजन में अगर इसको रखा जाए विथ ऑल दिस एडवांस फीचर्स, अगर बस 5.93 में ही लॉन्च किया गया है, तो होंडा इज़ नॉट गोइंग टू रिड्यूस द प्राइस एनी मोर दिस टाइम। जितना दिया है बहुत दे दिया है उसने। अब बाकी का जो प्राइस हाइक हो रहा है, वाई इट हैज़ कम टू 8 लाख बजट, इट्स बिकॉज इट इज़ अ CBU यूनिट। तो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह लग गया, तो उस चक्कर में 1.5-2 लाख बढ़ गया, वो है बात। बाकी अगर एक्स शोरूम प्राइस देखें तो सही है, ओके। अब मैं अगर प्राइस रिडक्शन के लिए वेट करूं होंडा का, तो वो होने से रहा। तो आई डोंट हैव टाइम, मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, मुझे राइड्स एंजॉय करना है। सो दैट वाज वन थिंग। सेकंड, आई टुक द टेस्ट ड्राइव, इट्स वेरी निम्बल। जैसा कि मैंने अपना फर्स्ट राइड रिव्यू में भी बताया था, भाई आपको एक 500 सीसी की 196 kg का गाड़ी चलाने की तरह आपको लगेगा ही नहीं।
आपको लगेगा कोई एक 200 सीसी की गाड़ी चला रहे हो, इतना निम्बल है। आप ट्रैफिक में जिग जैग जूम करके चला सकते हो। हाईवे पे आपको फील ही नहीं होगा कि आप इतना हैवी बाइक चला रहे हो। तो जो पैसा लगा हुआ है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंजीनियरिंग पे पैसा लगा है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो वेट इश्यूज सॉल्व। सीट इसका एक्टिवा जैसा है। अगर आपके पास एक्टिवा है, आप एक्टिवा का सीट दबा के देखो, जो कंफर्ट लेवल है वही लेवल है। तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो सीट कंफर्ट भी है। सस्पेंशन मक्खन, शोवा का बिग पिस्टन सस्पेंशन फॉर इंडियन रोड्स मोर देन एनफ। छोटे छोटे पोर्ट होल्स, छोटे छोटे ब्रोकन रोड्स पे से आराम से जाता है, नो इश्यूज़। लो एंड टॉर्क तो मैंने आपको दिखा ही दिया। हाँ, 2500 आरपीएम में मस्त से चलता है। 5th गियर 6th गियर में 4 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर पर भी इंजन बंद नहीं होता है। तो ट्रैफिक में भी आपका कोई इशू नहीं है। ओके, परफॉर्मेंस पावर जो है वो डिसेंट है। 47 bhp, 47 PS, 43 न्यूटन मीटर टॉर्क एंड वो जितना आपको हाईवे टूरिंग के लिए चाहिए उसके लिए मोर देन एनफ है। पैरेलल ट्विन, नो वाइब्रेशंस, एकदम मक्खन। वैसे बजीनेस है अराउंड 3000 आरपीएम के पास। थोड़ा सा हैंडल बार और फुट पैक्स पे आता है बजीनेस, बट 110-120 क्रूजिंग स्पीड पे अगर आप कंपेयर करेंगे हिमालयन या ड्यूक के साथ तो नो इश्यूज़, बिल्कुल स्मूथ ही बोल के चल सकते हैं। हाँ, 120 के ऊपर थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है टिल 140, और उसके बाद फिर 140 से 160 तक स्मूथ आउट हो जाता है। बट ये हो सकता है कि मेरा नया बाइक है, फर्स्ट सर्विसिंग हुआ नहीं है, तो उस वजह से एक बार इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज हो जाएगा, तो और भी स्मूथनेस रिफाइन हो जाएगा। तो वो होंडा के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है। जापानीज इंजन्स आर नोन फॉर दैट। तो वो रिलायबिलिटी का कुछ उसका टेंशन नहीं है, वाइब्रेशन का टेंशन नहीं है। ओके, एंड कमिंग टू द सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, भाई 2000-3000 का सर्विस कॉस्ट आता है इसका, जितना मैंने इंक्वायर किया है। और होंडा के जितना भी हैवी बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक मैंने क्वेरी किया था, सबका सर्विसिंग उसी मिनिमम रेंज में आता है। हाँ, स्पेयर पार्ट कॉस्टिंग वो सब भी नेग्लिजिबल ही है कंपेयर टू कावासाकी, सुजुकी, डुकाटी, वो सब कुछ नहीं है, चिल्लर है उनके कंपैरिजन में। बट बिकॉज दिस इज़ ए न्यू बाइक एंड ए सीबीयू यूनिट, देयर इज स्टिल अ रिस्क कि अगर कुछ मेजर डैमेज होता है तो शायद वेटिंग पीरियड लग सकता है स्पेयर पार्ट्स को लेके, जैसे कि फेयरिंग हुआ, हेडलाइट हुआ, जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं। मिनिमम वियर एंड टियर पार्ट्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि होंडा का एक चीज़ ये है कि इसका पार्ट शेयरिंग बहुत ज़्यादा होता है मशीनरी में। तो एक्टिवा से लेके 300 सीसी का कैटेगरी से लेके 600 सीसी का कैटेगरी या 1000 सीसी, सारे में पार्ट्स कुछ ना कुछ कॉमन रहता ही रहता है। तो वियर एंड टियर के पार्ट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसका कोई डाउट नहीं है। हाँ, मेजर अगर कुछ डैमेजेस होते हैं तब थोड़ा सा वरीसम है, क्योंकि ये सीबीयू यूनिट है एंड वो थोड़ा सा आपका वेटिंग लग सकता है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया, मेरा रिक्वायरमेंट वाइब्रेशन इसमें नहीं है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, माइलेज इसका अभी डिजिटल डिस्प्ले के हिसाब से 40 का दिखा रहा है। अगर 10 भी मैं माइनस कर दूं तो 30 मिल जाएगा। मैंने 120 तक चलाया है इसको। बाकी सर्विसिंग भी इसका अच्छा है। सो ओवरऑल इट्स अ डू इट ऑल मशीन। तो मेरे बजट में, मेरे कैपेसिटी में ये बैठ रहा था। मैं इसे बेचने वाला नहीं हूँ, लॉन्ग रन तक इसको रखने वाला हूँ। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, कमिंग टू द NX 500 बाइक परफॉर्मेंस। ये जो बाइक है आपका 0 to 110, 120 फुल, जो लो एंड हुआ, मिड रेंज हुआ, सब कुछ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। 120 के बाद इन 6th गियर आपको थोड़ा पावर लैग फील हो सकता है,
when you will be searching for 7th gear. ओके, तो 6th गियर में भी जैसे कि अभी देखिए 78 80 में मुझे थोड़ा थोड़ा सा फील हो रहा है कि 7th गियर होना चाहिए. तो वो eventually if you rotate the throttle, right, if you give the throttle, immediately the power band comes into picture और एक सेपरेट पावर जोन आ जाता है जिसमें आपका वो पावर लैग ख़त्म हो जाता है. तो वही है. तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि 1 to 120 स्पीड में सब परफेक्ट है. 120 के अबव जब जाता है अराउंड 120 to 140 का स्पीड में थोड़ा सा लैग फील होता है 6th गियर में, जबकि आपको लगेगा कि इंजन इज़ रनिंग आउट ऑफ ब्रेथ. बट द मोमेंट यू ट्विस्ट द throttle, suddenly a separate power zone comes into picture and again the bike starts pulling from 140 to 180. उसके ऊपर तो मैं गया नहीं हूँ तो पता नहीं है, बट वो जो बीच का बैंड भी अगर लीनियर होता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि उस बीच का गैप में आपको लगेगा कि यार बाइक में 7th गियर भी होना चाहिए. तो वो एक थोड़ा सा डीमेरिट है. मे बी डाउन द लाइन सर्विसिंग ये सब में सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आ जाएगा, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस. चेक आउट द स्टेबिलिटी. गाड़ी का स्टेबिलिटी देखिए. रियर व्यू मिरर में अगर आपको दिख रहा होगा थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं दिख रहा है. 80 का स्पीड पे हूँ. यही चीज़ अगर एनफील्ड में होता है या दूसरा गाड़ी KTM में होता है, वो वाइब्रेशन से मिरर का व्यू एकदम वाइब्रेट करता रहता. आप देखिए इतना क्रिस्टल क्लियर है. दैट प्रूव्स माय पॉइंट कि होंडा का इंजन कितना वाइब्रेशन फ्री है. यू कैन चेक आउट हियर. नीचे का लाइट तक दिख रहा है सब कुछ क्लियर विदाउट एनी वाइब्रेशन इन दिस मिरर. तो वो है बात. बारिश होने लगी रे भाई, बारिश. डोमिनार आ रहा. अब कंपेयर टू डोमिनार, क्योंकि डोमिनार मेरा प्रीवियस बाइक था, अब जो कोई भी डोमिनार से इधर अपग्रेड करना चाहता है तो उनके लिए मैं एक ही बात बता सकता हूँ कि डोमिनार का बात बाद में करते हैं. पहले पेट पूजा करते हैं. पहले पेट पूजा फिर काम दूजा. मुर्गन इडली शॉप का मोस्ट फेमस इडली, डोसा और कॉफी का स्वाद के क्या कहने. वाह, मजा आ गया. ओके, तो बैक इन बिजनेस. बैटरी ख़त्म हो गया था, अभी बैटरी नया चेंज करना पड़ा. ओह, हाँ, ये अपना हार्ले जी, हार्ले डेविडसन 1200 cc. डोमिनार जिसके पास है, एंड इफ़ ही वांट्स टू अपग्रेड टू NX 500, देन आई विल शेयर माय ओपिनियन विथ यू. टू मी, इफ आई कंपेयर दिस बाइक विथ डोमिनार 400, द लेटेस्ट वन, 2024 लेटेस्ट वन, तो मुझे होंडा NX 500 फील्स लाइक एन एक्सपेंसिव वाइब्रेशन फ्री डोमिनार 400. समझ में आया? एक्सपेंसिव वाइब्रेशन फ्री डोमिनार 400 इज़ इक्वल टू NX 500. वो इसलिए क्योंकि मैं जब डोमिनार चला रहा था 150-160 में जो मुझे स्मूथनेस और जो फील आती थी, जो परफॉर्मेंस पावर का जो फील आता था, जितना भी पावर मिलता था डोमिनार से, दैट इज़ व्हाट इक्विवेलेंट व्हाट आई एम गेटिंग इन NX 500. तो अब आप पूछोगे तो फिर NX 500 क्यों लूँ मैं, डोमिनार ही क्यों ना लूँ? हाँ, तो यहाँ आता है मैच्योरिटी के बाद. मैच्योरिटी इन द सेंस, अगर आप
थोड़ा मैच्योर्ड राइडर्स है एंड आपको क्वालिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, पूरा सिल्की स्मूथ वाइब्रेशन फ्री इंजन चाहिए, देन यस NX500 इज़ द वन फॉर यू. आपको थोड़ा अपग्रेड करना है, प्रीमियम बाइक लेना है, यू कैन टेक दिस. बट इफ़ यू वांट टू टेक दिस ओनली बिकॉज ऑफ द पावर देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड. क्योंकि मैं जब डोमिनार चला, पावर की बात अगर आ जाती है तो डोमिनार में और NX500 में मुझे अब खुद को 19-20% का ही डिफरेंस लगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईवे टूरिंग एंड ऑल. तो अब पता नहीं मेरा सर्विसिंग के बाद कैसा फील रहेगा, बट एज ऑफ टुडे दिस इज़ व्हाट इज़ माय फीडबैक. तो वही है, इट्स डोमिनार इज़ काइंड ऑफ लाइक एन एक्सपेंसिव NX500 इज़ काइंड ऑफ लाइक ए एक्सपेंसिव वाइब फ्री डोमिनार. और एक बात ऐड करना है इधर कि डोमिनार का जो हैवी वेट है दैट प्लेस ए की रोल इन हाईवे टूरिंग व्हेन देयर इज़ विंड ब्लास्ट. जब आप बहुत ही विंडी हाईवे से होके जाते हैं तब आपका जो गाड़ी है डोमिनार का वो एकदम चिपक के जाता है, राइट. जबकि ये जो NX500 है, इवन इफ इट इज़ 196 kg, बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग, जब भी हैवी विंड्स होता है थोड़ा सा पुश मिलता है इसको, ये थोड़ा हिलता है, स्टेबल नहीं रहता. तो वो एक चीज़ है जो डोमिनार के लिए प्लस पॉइंट है. लेकिन डोमिनार में जो विंड ब्लास्ट है फॉर ये वाइज़र से जो भी आता है वो बहुत ज़्यादा है. जबकि NX500 का जो वाइज़र है इतना अच्छा बनाया गया है, मेरे को बिल्कुल भी सामने वाइज़र से विंड ब्लास्ट बिल्कुल नहीं लग रहा है. एंड आई डोंट फील द नीड ऑफ एडिंग एनी फर्दर एक्सेसरीज टू इट और चेंज द वाइज़र. ये सारा मेरा हेलमेट के ऊपर से ही जा रहा है. मेरा 5.7 का हाइट है एंड मुझे थोड़ा भी विंड ब्लास्ट नहीं आ रहा. तो दैट इज़ द इंजीनियरिंग लेवल विच होंडा हैज़ पुट. तो वही है भाई लोग, कुछ प्लस कुछ नेगेटिव. कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है. आपको बस देखना है कि आपका रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा टिक, सबसे ज़्यादा चेकलिस्ट कौन सा बाइक लेके आती है एंड आपको वही पिक करना होता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट शुड कनेक्ट विथ योर हार्ट. सो टेक ए टेस्ट ड्राइव एंड डिसाइड विच वन स्टील्स योर हार्ट. दैट्स ऑल. तो होपफुली आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द पॉइंट्स एंड मैंने अपना ओपिनियन टू द बेस्ट पॉसिबल वे आपके देने की कोशिश की है. इट्स NX500 इज़ नो डाउट अ वेरी गुड बाइक. इट कम्स विथ इट्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. सो पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस फ्री, रिलायबल, लेस अफोर्डेबल सर्विसिंग, मेंटेनेंस, क्वालिटी, प्रीमियम बाइक is what NX500 gives you, which will be apt for most of the matured bikes जो बहुत काफ़ी लंबे दिनों से बाइकिंग में है, लॉन्ग टूर राइड्स करते हैं, उनके लिए ये परफेक्ट सूटेबल है एंड दे विल ऑप्ट फॉर इट. बट द यंग जनरेशन हु लुक्स फॉर पावर, पिकअप, रॉ परफॉर्मेंस, दे विल बी डाउन फॉर KTM, हाई बजट वाले वर्सेस या निंजा. एंड बजट वाले जो जिनको बस एनफील्ड चाहिए हाई पे, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 नो डाउट मे बी सेकेंड बैच में अच्छा हो जाए सकता है. सेकेंड बैच में सारा इशू रिजॉल्व हो सकता है. बट आई डोंट नो, आई डोंट हैव ट्रस्ट ऑन रॉयल एनफील्ड एंड इट माइट बी continuing with some new issues, so I didn't want that. So yeah, बाकी का जो डिटेल रिव्यू आएगा मैं इसका जल्द ही आपको पोस्ट करूँगा. NX500 का डिटेल रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू एंड व्हाट आर द प्रोस, व्हाट आर द कॉन्स इन डिटेल, वो सारे वीडियो आएंगे. तो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग गाइस. लास्ट NX500 पे बहुत अच्छा व्यूज़ मिला, ग्रोथ मिला एंड या आई एम ट्राइंग टू पिक अप फ्रॉम पास्ट ईयर. सो कीप सपोर्टिंग. हैव ए गुड डे, सेफ राइडिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.